नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश जल रहा है, बांग्लादेश में दंगे हो रहे हैं, वहाँ पर अंतरिम सरकार भी बन गई है जो कि बिना किसी इलेक्शन के वहाँ पे काम करेगी 2 महीने 6 महीने, जब तक कि वहाँ पर दोबारा चुनाव नहीं हो जाते। लेकिन आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें कोई बांग्लादेश के बारे में कुछ बता रहा है, कोई शेख हसीना के बारे में कुछ बता रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ बता रहा है, लेकिन जो वहाँ की वास्तविकता है आज हम उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि इसके बारे में कि इसके जो बांग्लादेश में जो दंगे हो रहे हैं, जो गृह युद्ध हो रहा है, उसका भारत के ऊपर क्या असर है। तो बात करेंगे कि बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश में अभी जो कुछ हो रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, शेख हसीना को जो है देश छोड़ के भारत आना पड़ा इमरजेंसी में, तो वहाँ पर अंतरिम सरकार जो है बन गई। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और लेकिन उससे भी ज़्यादा ये होगा कि उसके इम्पैक्ट जो है वो भारत पर क्या पड़ेगा, भारत पर इसकी क्या इसका प्रभाव हो सकता है, क्या भारत को इसके बारे में करना चाहिए, इससे भारत को क्या खतरे हो सकते हैं और भारत में भी ऐसा हो सकता है, इसके लिए क्या भारत को भी तैयार रहना चाहिए और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। तो हम सबसे पहले साथियों बात करेंगे बांग्लादेश केस स्टडी की। बांग्लादेश में साथियों दंगे शुरू हुए थे वहाँ के रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है 30% रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो दिया जाता है वहाँ के वॉर हीरोज के परिवारों को, जो वहाँ पर जो 71 में जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की और उनके जो परिवार उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अभी तक दिया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे विरोध हुआ बांग्लादेश में, तो शेख हसीना की सरकार ने वहाँ से वो रिजर्वेशन हटा दिया, तो वहाँ के लोग विरोध करने लग गए थे। लेकिन हटाने के बाद जैसे ही कोई जैसे कि वहाँ का कोई रिटायर फौजी था या कुछ भी, जिसने वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी, तो जिसमें वो मुकदमा जीत गया और कोर्ट ने कहा कि सरकार ये तय करे कि वो 30% रिजर्वेशन जो है वो लगाया गया है वो दोबारा से शुरू किया जा सके, क्योंकि शुरू करना पड़ेगा। और कोर्ट के इस फैसले को लागू करने के लिए शेख हसीना कोर्ट के इस फैसले को लागू करने के बाद वहां पर धीरे धीरे अशांति होने लगी। छात्र संगठन जैसे वहां पे विरोध करने लगे, हालांकि उनको रैलियां निकालना या फिर शहर बंद करने जैसे काम धीरे धीरे शुरू किए और धीरे धीरे बात सबसे ज्यादा जब बिगड़ी, वहाँ के 3 छात्र नेताओं को पुलिस ने बिना बताए और अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उनकी मार कुटाई करके और उनसे बुलवाया कि धीरे धीरे आप ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आप सभी बंद कर दीजिए। और जैसे ही उन्होंने बाहर निकले छूटे, उसके बाद में जो है वो वहाँ के मीडिया संस्थानों में जैसे ही उन्होंने कपड़े उतार के दिखाए कि पुलिस ने जबरदस्ती हमसे वीडियो बनाए, और वहाँ पे जो है कुछ छात्रों की मौत भी हो गई पुलिस। जैसे इस तरीके से आंदोलन जो है वो हिंसक हो गया और इतना ज़्यादा हिंसक हो गया कि वहाँ की जो सरकार जो वहाँ की जिसकी प्रमुख शेख हसीना थी, उसको बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन इसके पीछे हम ये देखें कि कारण चलो जो है छात्रों का विरोध था या फिर वहाँ के लोगों का विरोध था, ये एक बात समझ में आती है साथियों। लेकिन इसका मतलब कहीं आप ये देखें कि आंदोलन जो है वो उनका ठीक था कि रिजर्वेशन खत्म किया जाना चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन इसके बाद में जो उन्होंने किया, जो आंदोलन का जितने उग्रवादी तरीके से वहाँ पे तोड़फोड़ की उसे शेख हसीना में, उनकी मानसिकता का हमें पता चलता है। हमें उनकी मानसिकता देखनी चाहिए कि उनका इतना तगड़ा विरोध किया गया कि एक 60 साल की 70 साल की एक बुजुर्ग महिला जो उस देश की सरकार में रही या उस देश की प्रमुख रही, लेकिन उसके बाद भी उसके कपड़े, उसके अंडरगारमेंट्स इस तरीके से उछाले गए जिस तरीके से कि शायद मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा किया जाता होगा। और फिर भी उसके बाद में अंतरिम सरकार वहाँ पे बनाई। हालांकि वहाँ की सेना जो है उसका जो सहभागिता है संदिग्ध तौर पे जाहिर सी बात है कि हमें नजर आ। ये सारा मामला रहा
शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने का और वहाँ पे जो जल रहे हैं घर जलाए जा रहे हैं, जो सारी सरकारी तंत्र के साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है, इन सब वजहों में जो है बांग्लादेश। अब बात करते हैं बांग्लादेश की अहम उन नीतियों के बारे में जो वहाँ बांग्लादेश एक अच्छा शांति प्रिय मुल्क माना जाता था पहले। हालांकि उसके बाद में अभी जैसे ही ये हुआ है तो तख्ता पलट, हम यूँ कहें कि विपक्ष की पार्टी इस तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट किया है और एक तख्ता पलट की कोशिश जिस तरीके से की है शेख हसीना के साथ एक दूसरे के किसी भी देश के प्रमुख के साथ अगर ऐसी हरकत की जाती है तो वो निसंदेह गलत ही कही जाए। लेकिन हम जिस तरीके से देखें कि वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जिस तरीके से इस आंदोलन को बढ़ावा दिया, वहाँ पे उन लोगों को संसाधन मुहैया करवाए गए और खासकर वहाँ की आर्मी की भूमिका भी संदिग्ध हमें लगती है जिस तरीके से देखें, क्योंकि किसी भी देश की अगर आर्मी चाहे तो दंगों को कंट्रोल कर सके, लेकिन वहाँ की आर्मी ने सजेशन दिया कि आपको देश छोड़ के जाना चाहिए क्योंकि ये आपके खिलाफ है, जबकि जो फैसला दिया गया था रिजर्वेशन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इसके हम बात करेंगे कि भारत के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं भारत को इस बारे में। तो सबसे पहले साथियों, इसमें जो दंगे हो रहे हैं उनमें से जो भी पीड़ित हैं वो भारत की ओर निकल के भागेंगे, क्योंकि भारत जो है वो शरणार्थियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बना हुआ है पिछले 30, 40, 50 सालों से। जहां भी अगर भारत के आप या बात करें कि साउथ एशिया में कहीं भी कोई भी अगर ऐसी वारदात घटती है जहाँ पे लोगों के साथ कुछ गलत किया जाता है या उनका शोषण होता है तो वो भारत की सीमा में आते हैं, भले ही वो म्यांमार हो, भले ही आप बांग्लादेश की 71 की बात करें या फिर उससे भी पहले आप कहीं से भी मान के चलें, पूरी दुनिया से भारत में लोग आते हैं। लेकिन साथियों, क्या हम ये जानते हैं कि भारत में अब तक कितने लोग आए हैं? एक आंकड़े के मुताबिक अगर हम ये मान के चलें तो भारत में कम से कम 5 से 10 करोड़ के बीच ऐसे अवैध लोग रह रहे हैं, 5 से 10 करोड़, जिनका हमें नहीं कोई कुछ पता है, जिनका ना हमारे पास एड्रेस है। वो लोग इस देश में रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, सरकार के पास इसका कोई डेटा नहीं। तो सबसे बड़ा खतरा जो है भारत के पास ये अवैध शरणार्थियों का है, जो भारत की सरकार का खतरा है, इस देश को भी खतरा है। और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि सब लोगों को एग्री होना चाहिए इस बात के लिए कि जितने भी बाहर से लोग आए हैं उन सबका एक डेटा, एक रिपोर्ट बना के सरकार को तैयार रखना चाहिए। वो कहाँ रहता है, क्या करना है, सरकार को पता तो होना चाहिए कम से कम कि बाहर से इतने लोग आए हैं और वो यहाँ रहते हैं। दूसरी बात, भारतीय एजेंसियों का ये फेलियर रहा है कि भारतीय एजेंसियों को ये पता नहीं चला कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है। और उन एजेंसियों के फेलियर के बारे में अगर हम कहें कि देखती रही, एक तरफ से हम यूँ कहें कि मुंह ताकती रही कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको एक तरीके से ऑब्जर्व करते रहे, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। अगर भारत सरकार चाहती तो बांग्लादेश में हस्तक्षेप करके या सैन्य कार्रवाई करके जिस भी तरीके से अपने लोग भेज के या फोर्सेस भेज के दंगों को कंट्रोल करवाने का काम कर सकती थी। जिस तरीके से बाहरी देशों की भूमिका इस दंगों को भड़काने में है, अमेरिका का भी नाम आता है, चाइना का भी नाम आता है, और हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि इस देश के पास या यहाँ के लोगों के पास अगर थोड़े बहुत हथियार उपलब्ध इनको करवा दिए गए होते तो हालात इनके अफगानिस्तान और सीरिया जैसे, लीबिया, लेबनान जैसे देशों के जो है हालात बन गए। तो इससे हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर कल को भारत में अगर ऐसी घटना घटती है किसी भी रिजर्वेशन के नाम पे, किसी भी पार्टी के नाम पे या संगठन के नाम पर, तो हमें क्या करना चाहिए इस तरीके। तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश से सीख लेते हुए हमें अपने आप को तैयार रहना होगा। भारत के पूर्व जनरल एक बार पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भारत जो है वो हाई युद्ध में ग्रस्त है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दो मोर्चे हमें समझ में आते हैं और उनको बहुत आज से 3-4 साल पहले समझ में आ गया था और उन्होंने देख लिया था कहीं ना कहीं कि ये हो सकता है, उनको समझ में आ गया था और इसीलिए उन्होंने ये बयान भी दिया था कि सरकार को इससे जो ऐसी कोई घटना घटती है उससे पहले तैयार रहना चाहिए।
क्योंकि इसके बारे में जो है देश की सेना सब कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए आम लोगों को तैयार रहना होगा कि उनके पास में आस-पास में क्या घटनाएँ घट रही है, लोग आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएँ हो रही है, पार्टी क्या प्रोग्राम, क्या एजेंडा है, ये सब चीज़ें जो है इस देश के लोगों को देखनी चाहिए। उनमें ऐसे सामाजिक कार्यों में भागीदारी अपनी निभानी चाहिए। खासकर उन क्षेत्रों में और खासकर जिस तरीके से भारत में किसान आंदोलन हुआ, हमने देखा कि एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, लेकिन अंत में जाके जिस तरीके से लाल किले पे चढ़ाई कर दी गई, ट्रैक्टरों को दिल्ली के अंदर घुसा दिया गया और तोड़-फोड़ की गई, वो एक बिल्कुल लास्ट में जाके पूरा का पूरा सामान जो है आंदोलन का रुख बदल दिया गया था, जो कि एकदम से गलत था। क्योंकि तोड़-फोड़ किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। भारतीय एजेंसी के पास इसकी जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी वो तैयारियां पूरी नहीं कर पाई, लोगों को रोक नहीं पाई। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था, जो कि बाहर हो रहा था जब तक ठीक था। लेकिन अगर ऐसा ही प्रोटेस्ट अगर कुछ बड़ा हो जाता, जैसे कि उस वक्त यूँ कहें कि चलिए भारतीय समाज जो है शांतिपूर्ण काम कर रहा था, कुछ उग्र लोग होंगे जो ऐसी हरकतें कर, लेकिन अगर ऐसी ही हरकतें करने वाले 2-5 लाख लोग हो जाएँ, तो क्या कितनी आसानी से किसी भी शहर को तबाह किया जा सकता है। छोड़ दीजिए बात बांग्लादेश की, अगर वैसे ही लोग जैसे कि दिल्ली में ट्रैक्टर लेके घुसे थे या फिर कुछ और काम किया था उन्होंने, अगर वैसे ही लोग जैसे कि जिस तरीके से बांग्लादेश में उग्र आंदोलनकारी हैं, तो क्या इतने बड़े लोकतंत्र को हम बचा पाएँगे? और उसके बचाने के लिए हमें क्या-क्या सोचना पड़ेगा, उसके लिए क्या-क्या प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ये सब तो सरकारों की ज़िम्मेदारी है, ये सब प्रशासनिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो कि उनको तैयारियाँ करनी चाहिए और हो सकता है कि उन्होंने पहले से तैयारी की हो। लेकिन पीछे जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ हमने देखा, और उसके बाद में जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, उसमें सरकार बड़ी सजग थी, अच्छे तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया। हालाँकि जो किसानों को जो उनकी माँगें थी वो मिलनी चाहिए थी। किसानों जो एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो मिलना चाहिए किसी भी गरीब किसान के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक तरीके से अगर वही सारे के सारे किसान उग्र हो जाते, तो क्या भारत की पुलिस उन पर गोली चला पाती? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। और ऐसी ही सिचुएशन भारत में बनती है कि भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर यह युद्ध बांग्लादेश का जो है, अगर 6 महीने, 12 महीने, 1 साल चलता है, तो भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो भारत उनको कहाँ रखेगा? उनको रखने के लिए कि कहाँ से आएँगे, भारत को अपने बॉर्डर मजबूत करने पड़ेंगे, सेफ करने पड़ेंगे। और जिस तरीके से अब जो भारतीय उपमहाद्वीप है, आप साउथ एशिया की बात करें, स्थितियाँ बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, चाइना का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तो इसमें आप देखें कि चाइना ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान पहले से बर्बाद हो चुका है, अफ़गानिस्तान में पहले कुछ नहीं पता, लोग मर रहे हैं, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। जिस तरीके के वहाँ पे हालात हैं, वहाँ जीडीपी जिस तरीके से गिर रही है, लोगों की आय खत्म हो रही है, वहाँ पे खाने-पीने, पानी की समस्या हो रही है। आप सीरिया, इराक, लेबनान की हालत देखें, तो ये जो पहले सेंट्रल एशिया में होता था, कि जिस तरीके से लेबनान में और आईएसआईएस की हरकतें, वो घटनाएँ अब जो है वो घटने लग गई हैं साउथ एशिया में, भारत के आस-पास के क्षेत्रों में ये घटने लगी हैं और बड़ी तेज़ी से जो है ये सब जो कि सेंट्रल एशिया में होता था, वो सारा का सारा काम, वो आतंकवादी घटनाएँ, वो ग्रुप बना के टोले करना, शहर के शहर बर्बाद करना, उजाड़ना, जिस तरीके से आंदोलन करना, वो होता था, वो अब भारत के इर्द-गिर्द। तो हम अगर ये कहें कि ये पूरी दुनिया में जो उभरते हुए भारत को दरकिनार करने की कोशिश है, या उसको कहीं न कहीं हस्तक्षेप करके या चोट पहुँचाने की, या एक तरीके से किनारे करने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश का ये हिस्सा है। और ऐसी ही कोशिशें लगातार हमेशा से की जाती रही हैं, जिसके कारण आज हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों को बैलेंस बना के चलना, क्योंकि जब तक हम बैलेंस नहीं बना पाएँगे, हम ये नहीं समझ पाएँगे कि इसके पीछे ये कारण हो सकता है, इसके पीछे ये कारण हो सकता है, या हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ का अंजाम ये होगा और ये हमें भुगतना ना पड़े। इसको बचाते हुए, हालाँकि अभी तक जो है भारत एक सॉफ्ट लोकतंत्र रहा, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदली हैं 2014 के बाद से, एक नई सरकार बनने के बाद,
तो उसके बाद से हम ये देखें कि पहले आईएसआईएस का जो है वो सेंट्रल एशिया में ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन अभी जो है माहौल बिगड़ने लगा, अभी माहौल बदलने लग गए। अब पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो रहा है, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो रहा है, यहाँ पे मालदीव में हम देखें वहाँ भी तख्ता पलट हो गया है। भारत के खिलाफ लगभग हर देश में हम ये देखें तो एक माहौल बनाया जा रहा है भारत के इर्द कि भारत जो है वो एक बेकार मुल्क है। भारत किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, भारत किसी को कुछ दे नहीं सकता, वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ की सरकार ऐसी है, वहाँ की फौज ऐसी है, ये ऐसा है वैसा है। सब एक प्रोपोगेंडा और एक एजेंडे के तहत ये सब तैयार किया गया। जिस तरीके से भारत में जो है मणिपुर में जिस तरीके की घटनाएं घटी पिछले दिनों में, जो कि काफी पूरे देश में चर्चा का विषय पूरी दुनिया में बनी थी। हालांकि ये बहुत दर्दनाक घटनाएं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है कुछ न कहीं ऐसी चीजों के लिए बाहर से या फिर अंदरूनी लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से होती रहती है। लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही घटनाएं अगर हम एक स्टेट में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो कल को अगर यही घटना इस देश में 10 करोड़ जो लोग जिनका हमें पता नहीं है कि रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, अगर 10 करोड़ लोग एक साथ अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं, 15 करोड़ लोग कोई प्रोटेस्ट करते हैं, या इस देश के कुछ तबके के लोग या कुछ विचारधारा के लोग अगर एक साथ खड़े हो जाते हैं और इस देश को जलाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस चीज की हमें तैयारी करनी चाहिए और उस तैयारी को जो है हमें उस स्तर पे लेके जाना चाहिए इजराइल की तरह कि हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हमेशा बने रहें। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।